मेरे स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका यात्रा की कहानी। हमने कल आधा पढ़ लिया था। आज हमें फिनिक्स आश्रम के बाद 1904 के बाद की कहानी को पढ़ना है। कल हमने क्या पढ़ा था इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि गांधी जी सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका आते हैं और यहाँ आकर वो देखते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत तौर पे रंग भेद किया जाता है, उन्हें कैसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, कैसे कोर्ट परिसर में उन्हें पगड़ी उतारने को बोला जाता है। यह सब देखने के बाद गांधी जी वहाँ रह रहे भारतीयों की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं। जब गांधी जी अब्दुल्ला सेठ का केस खत्म कर रहे होते हैं, उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी जाती है। उस दिन उनका नज़र जो है अखबार पे पड़ती है और देखते हैं कि यहाँ भारतीयों को मतदान से वंचित करने वाला कानून लाया जा रहा है। उसके खिलाफ गांधी जी खड़े होते हैं, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। फिर जब बोअर युद्ध छिड़ता है तो गांधी जी उसमें अंग्रेजों की सहायता करते हैं, लेकिन सहायता के बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता। बाद में अंग्रेजों के द्वारा और सख्त कानून बना दिए जाते हैं। सख्त कानून क्या बनाया जाता है? वह है 8 वर्ष से बड़े प्रत्येक भारतीयों को अपने साथ एक पंजीयन रखना होता है और वो हर समय उन्हें अपने साथ रखना पड़ता। यह बात जब गांधी जी को मालूम पड़ती है तो ये उन्हें बहुत अपमानजनक बात लगती है और इसी पे गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो कैसा था, कैसे उन्होंने सत्याग्रह शब्द प्रयोग में लाया, क्या क्या हुआ। सबसे पहले जानते हैं कि ये कानून क्या था। बोअर युद्ध के बाद अंग्रेज जो थे वो ट्रांसवाल के क्षेत्र में भारतीयों को नहीं आने देना चाहते थे, या फिर अब जो नए भारतीय थे उनके लिए भी ये कानून बना रहे थे कि अब यहाँ जो भी आएंगे उन्हें अपना पंजीयन कराना होगा और अपने साथ हमेशा रखना होगा। यह तो बहुत मुश्किल वाली बात थी कि हर समय आप कहीं यात्रा भी कर रहे हैं तो अपने साथ आपको वो पंजीयन रखना होगा, नहीं तो आपको जेल की सजा दे दी जाएगी। और यह जो कानून था वो प्रत्येक 8 वर्ष से बड़े भारतीय पर लागू होता था। गांधी जी अब सोच लेते हैं कि नहीं, अब ये बहुत हो गया, अब इसके खिलाफ हमें खड़े होना होगा और नए तरीके से खड़े होना होगा। गांधी जी के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अब क्या करें हम। फिर 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग के एम्पायर नाटकशाला में एक बैठक को आयोजित करते हैं गांधी जी। गांधी जी उस बैठक में कहते हैं कि ये जो कानून लाया गया है इनके सामने हम नहीं झुकेंगे। अगर हम झुक गए तो हमारा जो स्वाभिमान है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह कानून भारतीयों को यहाँ से भगाने के लिए हो रहा है और उनके साथ और दुर्व्यवहार करने के लिए किया जा रहा है। वो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं कि हमें आज यह शपथ लेनी होगी कि हम इस काले कानून के आगे नहीं झुकेंगे। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी गांधी जी के साथ सुर में सुर मिलाकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम सभी कानून को रद्द कराने में आपकी मदद करेंगे और हम खड़े रहेंगे आपके साथ। गांधी जी सभी से बोलते हैं कि देखिए, ये जो राह है ये इतनी आसान नहीं है। हम जिस तरीकों को अपनाएंगे वो अहिंसक होगा, लेकिन हम ये उम्मीद करें कि सामने वाला भी हमसे अहिंसक तरीके से पेश आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमें जेल में डालेंगे, वो हमारे साथ बर्बर व्यवहार करेंगे, हमें कोड़े मारेंगे, लेकिन हमें सभी को सहना होगा। गांधी जी ये ऐसी बात इसलिए बोलते हैं ताकि लोग यह समझ जाएं कि हाँ, गांधी जी का तरीका क्या है और हमें किन रास्तों पे चलकर अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाना है। सभी वहाँ तैयार हो जाते हैं। गांधी जी फिर सोचने लगते हैं कि मैं जो ये प्रतिरोध करूँगा, इस प्रतिरोध को मैं कैसे करूँगा, इसका नाम क्या रखूँगा।
अपने सत्याग्रह का नाम पहले निष्क्रिय प्रतिरोध रखा। यह नाम उन्होंने इंग्लैंड की महिलाओं जो कि अपने मताधिकार के अधिकार के लिए लड़ रही थी, उन्होंने पैसिव रेजिस्टेट रखा था। लेकिन इस सत्याग्रह में उनके द्वारा कुछ हिंसा भी की गई थी। तो बाद में गांधी जी को ये नाम उतना पसंद नहीं आया, वो उसे बदलना चाहते थे। तो उन्होंने एक मंडली बुलाई और अपने जो अखबार था इंडियन ओपिनियन, उसमें भी उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे कि इसका नाम हम लोग क्या रखें। फिर वहाँ पर किसी ने उन्हें सदाग्रह शब्द सुझाया। गांधी जी ने उसे थोड़ा चेंज करके उसे सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति आग्रह। तो गांधी जी का सत्याग्रह शब्द मिल गया होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है यह। गांधी जी अपने सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाते हैं। 1907 में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह छेड़ देते हैं। इस काले कानून के खिलाफ वो जंगे मैदान में कूद आते हैं। फिर 1907 में ही गांधी जी को सरकार के द्वारा नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। गांधी जी जेल चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी के जेल जाने से सत्याग्रही जो होते हैं उन पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सभी जेल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो वहाँ का जेल होता है वो भरने लगता है। लोग इतने जोश में आ जाते हैं कि जेल जाने के लिए लोगों के बीच में होड़ मच जाती है। वो जेल को बादशाह एडवर्ड का होटल बोलते हैं। सभी चले जाते हैं वहाँ। फिर क्या होता है, अंग्रेजों ने उनके साथ एक चाल चली। गांधी जी से कहा कि अगर भारतीय जो हैं वो स्वेच्छा से अपना पंजीकरण करा लें तो हम इस कानून को खत्म कर देंगे। गांधी जी मान जाते हैं। गांधी जी को लगता है कि हाँ ये ऐसा कर देंगे। तो गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, सभी से बोलते हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि आप करिए। लेकिन भारतीय तैयार नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं हम इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लिए और बाद में अंग्रेज जो है वो इसे रद्द कर दे तो। लेकिन गांधी जी को उनकी बातों पर विश्वास होता है और गांधी जी 1908 में अपना पंजीयन कराने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ भारतीय लोग उन पे हमला कर देते हैं इसके विरोध में, पंजीयन कराने के विरोध में। लेकिन गांधी जी अपना पंजीयन कराते हैं, साथ में बहुत सारे लोग भी पंजीयन कराते हैं। जैसा कि औरों के मन में डर था कि अंग्रेज उन्हें धोखा देंगे, होता भी यही है। अंग्रेज उन्हें धोखा देते हैं और इस जो लोग पंजीयन कराए रहते हैं उनके पंजीयन को वो अपने कानून के तहत ला देते हैं। गांधी जी बड़े दुखी होते हैं। गांधी जी सभी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस पंजीयन की हम सार्वजनिक होली जलाएंगे। और सारे पंजीयन को इकट्ठा किया जाता है और उसकी सार्वजनिक होली की जाती है, होली जलाई जाती है। जब पंजीयन की होली जला दी जाती है फिर 1908 में गांधी जी को दोबारा जेल भेजा जाता है। और इस बार जो जेल जाते हैं उनके साथ बहुत ही सख्ती पेश की जाती है। गांधी जी के साथ भी बहुत सख्ती की जाती है। फिर 1909 में भी गांधी जी को जेल भेजा जाता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे जो सत्याग्रही होते हैं वो उनके पास वो बेघर हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है और गांधी जी का काम भी जो होता है वो भी ठप पड़ जाता है। अब पैसे की तंगी होने लगती है। अब गांधी जी सोचने लगते हैं कि ये जो बेघर हैं इन्हें मैं कैसे, इनका आसरा कैसे करूं, इन्हें रहने खाने की व्यवस्था इनकी कैसे करूं मैं। तो वो फिनिक्स ले जाने की सोचते हैं, लेकिन फिनिक्स बहुत दूर होता है। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं कहीं नज़दीक में ही कोई और बस्ती या आश्रम बना लूं तो यहाँ अच्छा रहेगा। फिर गांधी जी के एक मित्र होते हैं केलन बेक, वो जोहान्सबर्ग के नज़दीक ही 1100 एकड़ ज़मीन गांधी जी को देते हैं और वहाँ पे गांधी जी टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे जिनका गांधी जी पर बहुत प्रभाव था। तो उन्हीं के नाम से वो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। 1910 में ही टॉल्स्टॉय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो
1910 में उन्हीं के नाम पर वहाँ पे टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ पे लोगों को रखा जाता है। 1911 आते आते सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि अब हम इस कानून को ख़त्म करने का विचार कर रहे हैं, हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन गांधी जी की इस बार पैनी नज़र रहती है उस पर। गांधी जी यह अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं कि फिर से अंग्रेज हमें धोखा देंगे। फिर ऐसा ही होता है, वो काला कानून खत्म तो नहीं होता है, बल्कि एक और कानून ला दिया जाता है कि जो गैर ईसाई तरीके से विवाह हुआ है वो वैध नहीं है, उसे अवैध करार दिया जाता है। जब ये कानून सामने आता है तो भारतीय महिलाओं में भी रोष उभर आता है सामने। अब कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में महिलाएं जो है वो भी सड़कों पर आ जाती हैं और ट्रांसवाल में वो बिना पंजीकरण लिए दाखिल होती हैं। वहाँ पर उन्हें देखकर जो और मजदूर होते हैं, अनुबंधित मजदूर जो होते हैं, उनमें भी जोश आ जाता है। सभी ट्रांसवाल की ओर कूच कर जाते हैं और बहुत व्यापक तौर पर इसका विरोध किया जाता है। फिर देखते हुए इंग्लैंड से भी यह बोला जाता है दक्षिण अफ्रीकी सरकार को कि अब इस कानून का कुछ किया जाए, इसका निवारण किया जाए। फिर 1914 में गांधी जी और सरकार के बीच एक समझौता होता है जिसमें गैर विवाहों को भी वैध घोषित किया जाता है। जो ईसाई रीति रिवाज से नहीं हुए रहते हैं उन विवाहों को भी वैध घोषित किया जाता है और जो पंजीकरण का जो नियम होता है उसको बदलकर ये कर दिया जाता है कि दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए तो आपको पंजीयन कराना होगा, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ हमेशा आपको लेकर नहीं रखना होगा। और जो श्रमिक थे उन पे जो 3 पाउंड का कर लगाया गया होता है वो भी ख़त्म कर दिया जाता है, वो कर जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। इस तरह से गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह जो होता है वो सफल हो जाता है। एक तरह से गांधी जी सफल हो जाते हैं। फिर गांधी जी भारत लौटने का मन बनाते हैं और 9 जनवरी 1915 को वह भारत की धरती पर अपना कदम रखते हैं। 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारतीय इतिहास में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इस दिन भारत का एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी आया था जिसने एक नई अलख जगाई थी भारतीयों में और भारतीयों को स्वतंत्रता के प्रति हर भारतीय जनमानस के मन में एक जोश जगा दिया था। तो कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के भारत यात्रा की कहानी और ये भी पढ़ेंगे कि गांधी जी जिस जहाज़ से आए थे उस जहाज़ का नाम क्या था, वो कहाँ उतरे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।